नमस्कार साथियों, एक बार फिर से सभी लोगों का स्वागत मीमांसा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज जिस विषय की हम चर्चा कर रहे हैं, पिछली क्लासेस में जो चर्चा थी उसी को आगे बढ़ाएंगे। संसद और राज्य विधानमंडल के बारे में। संसद और राज्य विधानमंडल के बारे में आज जिन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे वो है संसद और विधानमंडल में जो बिल या विधेयक होते हैं, टाइप ऑफ बिल्स के बारे में बात करेंगे कि किस किस प्रकार के विधेयक जो हैं संसद में क्या करे जाते हैं या विधानमंडल में पेश किए जाते हैं या पारित किए जाते हैं। उसके बाद उनके पारित होने के लिए जो आवश्यक बहुमत है वो किस प्रकार का होता है, कौन से प्रकार के विधेयकों के लिए किस प्रकार का बहुमत उनके पारित होने के लिए चाहिए होता है। विधेयकों के पारित या बिल के पारित होने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है। उसके अलावा कुछ ऐसे बिल्स होते हैं, कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जिनको क्या करने के लिए, सदन में पेश करने के लिए या पारित होने से पहले राष्ट्रपति या राज्य के विधानमंडल के मामले में राज्यपाल की अनुमति की आवश्यकता होती है। तो ऐसे कौन कौन से विधेयक हैं। इसके अलावा कुछ विधेयकों के मामले में राज्यसभा को विशेष प्रकार की शक्ति प्रदान की गई है, वे विधेयक कौन से हैं। इसके अतिरिक्त साधारण जो विधेयक होते हैं जो कि विधानमंडल में प्रस्तुत किए जाते हैं राज्य के मामले में, उनमें विधान परिषद की स्पेशल शक्ति या विशेष शक्ति किस प्रकार की होती है। तो इन सभी बिंदुओं के बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी सदन में क्या करा जाता है, कोई बिल पेश किया जाता है तो उस बिल पर क्या होती है, चर्चा होती है। चर्चा के पश्चात क्या होता है, मतदान होता है। मतदान होने के बाद क्या किया जाता है, उसको पारित किया जाता है। और पारित करने के बाद यदि विधानमंडल में, ये विधानमंडल का बिल है तो इसे किसके पास भेजा जाता है, राज्यपाल के पास में। और यदि किसका है, सदन संसद का कोई बिल है तो उसे किसके पास भेजा जाता है, राष्ट्रपति के पास में भेजा जाता है। जब ये लोग इस पर अपने सिग्नेचर कर देते हैं तो ये बिल किस में परिवर्तित हो जाता है, एक्ट में परिवर्तित हो जाता है। यानी विधेयक, बिल या विधेयक जो है वो एक्ट में या अधिनियम में जो परिवर्तित होता है उसके लिए उसे किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, पारित होने की प्रक्रिया से, यानी दोनों सदनों में मतदान की प्रक्रिया से गुजरना होता है। राज्यसभा और लोकसभा में मतदान की प्रक्रिया से गुजर के पारित होने की प्रक्रिया से, और उसके पश्चात राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की प्रक्रिया से गुजरने के पश्चात ही कोई बिल क्या बनता है, एक्ट बनता है, कोई विधेयक क्या बनता है, अधिनियम बनता है। तो इसी सारी प्रक्रिया के बारे में हम आज के क्लास में विशेष रूप से बात करने वाले हैं। क्लास को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पॉलिटी स्पेशल बैच के अंतर्गत ये हमारी क्लास है जो YouTube पर पूर्णतः निःशुल्क आपको उपलब्ध होने वाली है। जब आप YouTube चैनल पर जाएंगे, मीमांसा क्लासेस के YouTube चैनल पर, तो आपको वहां पॉलिटी स्पेशल बैच नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी और उसी प्लेलिस्ट में संविधान से संबंधित समस्त प्रकार के जो टॉपिक्स हैं वो एक नियोजित क्रम में, एक व्यवस्थित क्रम में आपको उपलब्ध होंगे, बिना किसी फीस के, पूर्णतः निःशुल्क ये सभी को उपलब्ध होने वाले हैं, ताकि संविधान के संदर्भ में आपकी जो समझ है वो बेहतर हो सके और उसी के साथ परीक्षा में आप इस स्थिति में हो कि संविधान से संबंधित सभी प्रश्नों को आप हल कर पाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विधेयकों के बारे में कि कितने प्रकार के बिल्स मोटे तौर पर होते हैं। तो मोटे तौर पर जो बिल्स होते हैं या विधेयक होते हैं उन्हें हम चार प्रकारों में बांट सकते हैं। पहला जो प्रकार है उसे कहा जाता है साधारण विधेयक। क्या कहा जाता है, साधारण विधेयक। तो यहां आपको विशेष रूप से एक चीज ध्यान रखनी है कि साधारण विधेयक शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में नहीं किया गया है। ठीक है, तो संविधान में क्या प्रयोग किया गया है इसके लिए, ऐसे विधेयक जो ना तो धन विधेयक हो और ना वित्त विधेयक हो, यानी धन विधेयक, वित्त विधेयक को छोड़कर जो अन्य विधेयक हैं उन्हें क्या कहा गया है संविधान में, साधारण विधेयक के रूप में कहा गया है। अर्थात साधारण विधेयक, तो अर्थात साधारण विधेयक, तो ये हमने स्वयं ने अर्थ निकाला है। संविधान में साधारण विधेयक नाम का शब्द नहीं दिया गया है। संविधान में साधारण विधेयक के लिए क्या कहा गया है, धन विधेयक और वित्त विधेयक के अलावा अन्य विधेयक जो होते हैं वो क्या होते हैं, साधारण विधेयक होते हैं। लेकिन इन्हें साधारण विधेयक कहकर संबोधित नहीं किया गया है हमारे संविधान में। ठीक है, तो ये विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है कि संविधान में साधारण विधेयक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो पहले प्रकार के विधेयक तो कौन से हो गए, वित्त विधेयक और धन विधेयक के अलावा अन्य विधेयक जो कि हमारे द्वारा क्या कह दिए जाते हैं, साधारण विधेयक। तो पहली कैटेगरी हम मान सकते हैं साधारण विधेयक।
दूसरे प्रकार के जो विधेयक या बिल सदन में पेश किए जाते हैं, चाहे वो राज्य का विधानमंडल हो चाहे संसद हो, वो है धन विधेयक। धन विधेयक जिन्हें क्या कहा जाता है, मनी बिल। क्या कहा जाता है, मनी बिल कहा जाता है। तीसरे प्रकार के जो विधेयक होते हैं वो होते हैं वित्त विधेयक या फाइनेंस बिल। और चौथे प्रकार के जो विधेयक होते हैं वो संविधान संशोधन से संबंधित होते हैं, जिनका वर्णन आर्टिकल 368 के अंतर्गत हमारे संविधान के भाग 20 में दिया गया है। तो मोटे तौर पर ये चार प्रकार के विधेयक जो होते हैं ये हमें देखने को मिलते हैं सदन में, और राज्य के विधानमंडलों में इन विधेयकों को क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है पारित होने के लिए। और पारित होने के पश्चात ये बिल क्या कर जाते हैं, एक्ट बन जाते हैं। अब हम समझेंगे कि ये साधारण विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है सदन में। संसद में यदि ये बिल पेश किए जाते हैं तो संसद में, और राज्य के विधानमंडल में यदि ये पेश किए जाते हैं तो राज्य के विधानमंडल में इनको पारित करने की आखिर जो प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार की होती है। साथ ही साथ हम समझते हुए चलेंगे कि धन विधेयक और वित्त विधेयक जो होते हैं वो आखिर होते क्या हैं, किन विधेयकों को धन विधेयक और किन विधेयकों को क्या किया जाता है, वित्त विधेयक की परिभाषा दी जाती है। देखिए, धन विधेयक और वित्त विधेयक के अलावा जो भी बाकी के विधेयक होंगे जो संविधान संशोधन से संबंधित नहीं होंगे वो तो कौन से हो जाएंगे, साधारण विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक आपको सामान्य से शब्दों में पता है कि संविधान में संशोधन के लिए लाए गए विधेयक। बाकी जो दो विधेयक बचते हैं, धन विधेयक और वित्त विधेयक, उनके बारे में हम जानेंगे कि धन विधेयक और वित्त विधेयक आखिर होते क्या है। तो आइए पढ़ते चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये चारों प्रकार के जो हमने विधेयक पढ़े, इनको या संसद में कोई प्रस्ताव लाया जाता है, सदन में कोई प्रस्ताव लाया जाता है, उसको पारित होने के लिए क्या होता है, सदन में क्या होता है, मतदान होता है। क्या होता है, सदन में मतदान होता है। और इस मतदान के लिए क्या हो चाहिए होता है, सदन का बहुमत चाहिए होता है। बहुमत, बहुमत का तात्पर्य सदन के आधे से अधिक जो सदस्य होते हैं उनका समर्थन, उनकी वोटिंग इसके पक्ष में यदि होती है तो ही वो क्या माना जाता है, पारित होना माना जाता है। तो अलग अलग प्रकार के जो प्रस्ताव हैं और अलग अलग प्रकार के जो विधेयक हैं उनके लिए बहुमत की जो परिभाषा है वो अलग अलग है। कुछ प्रकार के विधेयकों के लिए सदन के कुल सदस्यों का बहुमत चाहिए होता है, कुछ प्रकार के विधेयकों के लिए क्या होता है, सदन के कुल सदस्यों की जगह उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का बहुमत चाहिए होता है। तो किन विधेयकों के लिए तो कुल सदस्यों का बहुमत चाहिए होता है, और किन मामलों में क्या चाहिए होता है, केवल उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का बहुमत चाहिए होता है। इसके बारे में हम इस स्लाइड में बात करने वाले हैं। तो कुल 5 कैटेगरीज में हमने बहुमत को बांटा है। हालांकि ये जो शब्द हैं, ये जो बहुमत, साधारण बहुमत, कार्यात्मक बहुमत, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया है, केवल हम समझने की आसानी के हिसाब से इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साधारण बहुमत या कार्यात्मक बहुमत। साधारण बहुमत या कार्यात्मक बहुमत का तात्पर्य क्या होता है, जितने भी सदन के सदस्य क्या हैं, उपस्थित हैं, सदन के जितने भी सदस्य क्या हैं, उपस्थित हैं, उन उपस्थित में से जो मत देने वाले सदस्य हैं उनका बहुमत, यानी उपस्थित व मत देने वाले सदस्यों का बहुमत। जैसे लोकसभा में मान लो क्या है, 545 सीट है। लोकसभा में कितनी सीट है, 545 सीट है। अब मान लो इसमें से 505 सदस्य जो हैं वो क्या हैं, उपस्थित हैं। क्या है, उपस्थित हैं। और इन उपस्थित में से भी जो वोटिंग की वो कितने लोगों ने की, 500 लोगों ने की, 5 लोगों ने वोटिंग ही नहीं की। तो अब बहुमत का तात्पर्य होगा ये 500 का बहुमत, यानी 250 लोगों का समर्थन यदि किसी बिल को मिल जाएगा, किसी प्रस्ताव को मिल जाएगा, तो वो क्या माना जाएगा, पारित माना जाएगा। तो इस प्रकार के बहुमत को क्या कहा जाता है, साधारण बहुमत या कार्यात्मक बहुमत कहा जाता है। और सदन में ज्यादातर जो बिल होते हैं, ज्यादातर जो कार्य होते हैं वो इसी बहुमत के माध्यम से होते हैं, अर्थात उपस्थित व मत देने वाले सदस्यों के बहुमत के आधार पर ही सदन के अधिकतर कार्य किए जाते हैं। किसको छोड़कर, संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर और संविधान में वर्णित कुछ प्रस्तावों को, कुछ बातों को छोड़कर बाकी के जो कार्य किए जाते हैं सदन के द्वारा वो कैसे किए जाते हैं, साधारण बहुमत या कार्यात्मक बहुमत के द्वारा ही किए जाते हैं। अब साधारण बहुमत या कार्यात्मक बहुमत के अतिरिक्त
अन्य बहुमत से कौन कौन से कार्य किए जाते हैं और वो बहुमत क्या क्या होता है। तो दूसरे प्रकार का बहुमत है वो है कुल सदस्यों का बहुमत। कुल सदस्यों का बहुमत, जैसे कुल सदस्यों का तात्पर्य है लोकसभा में सीट कितनी मान लो 545, तो 545 का आधा, 545 का आधा, तो 500 का आधा हो गया 250 और 45 का आधा हो गया लगभग 23, यानी 250 प्लस 23, 250 प्लस जो 23 है वो लगभग 273, यानी लोकसभा में किसी बहुमत को पारित कराने, किसी प्रस्ताव को पारित कराने के लिए कितने सदस्यों का बहुमत आवश्यक हो, 273 सदस्यों का बहुमत क्या हो, आवश्यक हो, तो उसे कुल सदस्यों के बहुमत के नाम से जाना जाएगा। और कुल सदस्यों के बहुमत से कौन कौन से कार्य किए जाते हैं सदन में। सबसे पहला, राज्यसभा के सभापति या उपसभापति को हटाना हो, लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को क्या करना हो, हटाना हो। इसी प्रकार विधान परिषद के सभापति या उपसभापति को हटाना हो, या विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को यदि विधानमंडल में हटाना हो, तो वहां किस प्रकार का बहुमत काम आएगा, ये वाला बहुमत कार्य काम आएगा कुल सदस्यों का बहुमत। यानी सदन के उस सदन, जिस सदन में ये वोटिंग की जा रही है, उस सदन के जो सदस्य होते हैं उनकी कुल संख्या का आधा इस प्रकार का बहुमत कहलाता है। और इससे कौन कौन से कार्य करे जाएंगे, सदन के अध्यक्ष को अपने पद से हटाना। तीसरे प्रकार का जो बहुमत है वो है 2/3। किसका 2/3, उपस्थित और मत देने वाले जो सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत जिसके लिए जरूरी होता है। और उसके द्वारा कौन से कार्य किए जाते हैं, यदि अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस अभी हमारे देश में कौन कौन सी है, एक तो IAS और एक IPS और तीसरी कौन सी है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज IFS। इसके अतिरिक्त यदि कोई नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना हो तो उसके लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिएगा, जो सदन की कुल संख्या है, लोकसभा के मामले में लोकसभा और राज्यसभा के मामले में राज्यसभा की जो कुल संख्या है उसमें से जो उपस्थित व मत देने वाले सदस्य हैं उनके 2/3 का बहुमत चाहिएगा। वो किसके लिए चाहिएगा, अखिल भारतीय सेवा के सृजन के लिए, या फिर संसद कई बार क्या करती है, देखिए हमारे संसद को जो अधिकार है कानून बनाने का वो संघ सूची के विषयों पर है, लेकिन साथ ही साथ राज्य सूची के विषयों पर भी इसे कानून बनाने का अधिकार कुछ परिस्थितियों में दिया गया है। तो यदि संसद को राज्य सूची के विषय पर यदि कानून बनाना है तो उसके लिए पहले क्या जरूरी होगा कि संसद के जो सदस्य हैं उसके संसद के सदस्य 2/3 बहुमत से क्या करें, ऐसा कहें, 2/3 बहुमत से ऐसा कहें। और ये क्या होता है, राज्यसभा को उपलब्ध होती है। ये दोनों ही जो चीजें होती हैं, इस प्रकार का बहुमत राज्यसभा में काम आता है, क्योंकि अखिल भारतीय सेवा के सृजन और संसद द्वारा राज्य सूची पर कोई कानून बनाया जाए उसके लिए राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाता है, लोकसभा में नहीं। तो ये दोनों बहुमत कहां काम आते हैं, राज्यसभा के मामले में काम आते हैं। इसके अलावा चौथे प्रकार का बहुमत है उपस्थित सदस्यों के तो 2/3, उपस्थित सदस्यों का 2/3, साथ ही साथ कुल सदस्यों का भी क्या होना चाहिए, बहुमत होना चाहिए। यानी उपस्थित सदस्यों का तो क्या होना चाहिए, उपस्थित जो सदस्य हैं उनका 2/3 तो होना ही होना चाहिए, और साथ ही साथ में क्या होना चाहिए, कुल सदस्यों का भी क्या होना चाहिए, बहुमत होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लोकसभा के मामले में हम समझे, जैसे लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 545, तो 545 का 50% जो हो गया वो कितना हो गया, 273, ठीक है। तो कुल सीटों का बहुमत तो कितना हो गया, 273। लेकिन मान लो उस दिन, जिस दिन वोटिंग हो रही है, उस दिन सदस्य उपलब्ध कितने हैं, 300 सदस्य ही क्या हैं, उपस्थित हैं। तो इन 300 सदस्यों का क्या, 2/3, इन 300 सदस्यों का क्या, 2/3। तो 300 सदस्यों का 2/3 लगभग हो गया 6 × 18, 180 प्लस 18, 180 प्लस 18 का तात्पर्य हो गया 198। कितने सदस्य, 198। तो यहां 2/3 जो बहुमत है वो तो कितना हो रहा है, 198, लेकिन वो किससे कम है, 273 से कम है। क्यों, क्योंकि कुल संख्या के 50% को ये पार नहीं कर पा रहा। तो इस स्थिति में क्या होगा, 2/3 सदस्यों ने हालांकि यदि बहुमत दे दिया तो भी बिल पारित नहीं होगा। क्यों पारित नहीं होगा, क्योंकि साथ ही साथ क्या चाहिए, कुल सदस्यों का बहुमत भी चाहिए होता है। तो दोनों संयुक्त रूप से जिन मामलों में चाहिए होते हैं वो मामले कौन कौन से हैं, सबसे पहला संविधान संशोधन यदि करना है तो इस प्रकार का बहुमत चाहिए होता है। दूसरा, यदि आपातकाल लगाना है, क्या लगाना है,
आपातकाल लगाना है, देश में क्या करना है, इमरजेंसी लगानी है, या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जो जज है उसको हटाना है, या क्या करना है, चीफ इलेक्शन कमीशन यानी हमारा जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है उसको हटाना है, या राज्य के किसी चुनाव आयुक्त को हटाना है, तो उस मामले में क्या चाहिए होता है, इस प्रकार का बहुमत चाहिए होता है संसद और राज्य के विधानमंडलों में। और पांचवें प्रकार का बहुमत है जो कुल सदस्य हैं उनके 2/3 का बहुमत, और वो एक ही मामले में चाहिए होता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के मामले में। तो दो चीजें हमने यहां पे देखी। सबसे पहले तो हमने बिल्स के प्रकार देखे कि संसद में या विधानमंडल में कितने प्रकार के बिल लाए जा सकते हैं, और उन बिलों को क्या करने के लिए, पारित करने के लिए किस किस प्रकार के बहुमत आवश्यक होते हैं। तो हमें क्लियर हुआ कि साधारण बहुमत, ठीक है, साधारण विधेयक हो, धन विधेयक हो और वित्त विधेयक हो, साधारण विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक, तीनों को पारित करने के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी, उपस्थित और मत देने वाले जो सदस्य हैं उनके बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी। जबकि चौथे प्रकार का जो बिल है जिसे संविधान संशोधन बिल कहा जाता है, उस बिल को पारित करने के लिए जो सदन के कुल सदस्य हैं, संसद के सदनों के जो कुल सदस्य हैं, उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत प्लस उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत, दोनों के संयुक्त रूप से क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। तो ये बात करी हमने विधेयक और कुछ प्रकार के जो प्रस्ताव पारित किए जाते हैं सदन में या विधानमंडल में, उनके लिए किस किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी। तो इससे आगे जब भी हम साधारण विधेयक, धन विधेयक और किसके बारे में, वित्त विधेयक के बारे में बात करेंगे, तो उसके संदर्भ में जब भी हम बहुमत की बात करेंगे तो आपको उससे अर्थ यह लगाना है कि उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्याओं का बहुमत, चाहे वो राज्य के विधानमंडल के मामले में हो, चाहे संसद के सदनों के मामले में हो। और जब भी हम संविधान संशोधन बिल की बात करेंगे तो उसका तात्पर्य आपको क्या लगाना है, बहुमत का तात्पर्य आपको क्या लगाना है, बहुमत का तात्पर्य होगा जो उपस्थित और मत देने वाले सदस्य हैं उनका 2/3 और कुल जो सदन की संख्या है उसका बहुमत, उसका 50%। ठीक है, तो ये बहुमत के बारे में हमने समझा। अब हम सबसे पहले बात करेंगे सबसे पहले प्रकार के जो विधेयक हैं, सबसे पहले प्रकार के जो बिल हैं, साधारण विधेयक या जनरल बिल्स जिन्हें हम कहकर संबोधित कर रहे हैं, उनको किसी सदन में पुरस्थापित और पारित करने की क्या प्रक्रिया होगी। देखिए, संसद में भी क्या लाए जाते हैं, साधारण जो बिल हैं, साधारण विधेयक लाए जाते हैं, उसी प्रकार राज्य के विधानमंडलों में भी साधारण विधेयक लाए जाते हैं। ठीक है, दोनों जगह ये लाए जाते हैं। दोनों में प्रक्रिया जो होती है वो इनकी लगभग एक जैसी होती है। थोड़ा बहुत जो अंतर है उसे हम समझेंगे कि क्या अंतर है। सबसे पहले जो साधारण बिल होता है, साधारण विधेयक होता है, वो संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, यानी लोकसभा में भी इसे प्रारंभ किया जा सकता है और राज्यसभा में भी इसे क्या किया जा सकता है, प्रारंभ किया जा सकता है, पुनः स्थापित किया जा सकता है। सबसे पहली चीज, ठीक है, किसी भी सदन में ये क्या कर सकता है, स्टार्ट हो सकता है। जहां से स्टार्ट हुआ वहां पर क्या होगी, इसमें वोटिंग होगी। ठीक है, यहां क्या होती है, जैसे मान लो लोकसभा में क्या हुआ, इसको प्रारंभ किया तो लोकसभा में क्या होगी, वोटिंग होगी। वोटिंग होके क्या होगा, ये बहुमत से पारित किया जाएगा। अब बहुमत का तात्पर्य क्या है, साधारण बहुमत। ठीक है, वहां से क्या किया जाएगा, ये पारित किया जाएगा। पारित करके क्या भेजा जाएगा, मान लो लोकसभा से चालू हुआ तो लोकसभा से प्रारंभ हुआ तो कहां भेजा जाएगा, लोकसभा में पारित होने के पश्चात राज्यसभा में भेजा जाएगा, और राज्यसभा से पारित होने के पश्चात फिर ये किसके पास में जाएगा, राष्ट्रपति के पास में जाएगा। ठीक है, तो प्रक्रिया क्या हुई, साधारण विधेयक प्रारंभ किसी भी सदन में किया जा सकता है, उस सदन से पारित होगा, फिर दूसरे सदन को जाएगा और दूसरे सदन द्वारा पारित कर दिए जाने के पश्चात किसके पास में जाएगा, राष्ट्रपति के पास में जाएगा। किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास में जाएगा। अब राष्ट्रपति इस पर क्या क्या कर सकता है, राष्ट्रपति इस पर क्या क्या कर सकता है। देखिए, बिल दोनों सदनों द्वारा पारित होकर किसके पास में पहुंचा, राष्ट्रपति के पास में पहुंचा। कैसा बिल, साधारण बिल, साधारण विधेयक। अब राष्ट्रपति क्या कर सकता है, इस बिल पर या तो क्या दे देगा, अपनी अनुमति दे देगा। अनुमति देने का तात्पर्य उस पर हस्ताक्षर कर देगा, या फिर हस्ताक्षर नहीं करेगा, यानी अनुमति को रोक लेगा, या फिर क्या कहेगा, अपनी कुछ सिफारिशें देगा। क्या देगा, राष्ट्रपति अपनी कुछ सिफारिशें देगा। राष्ट्रपति अपनी कुछ क्या देगा, सिफारिशें देगा। ठीक है, और सिफारिश के साथ में क्या कर देगा,
वापस सदन को लौटा देगा। किसके लिए? कि आप इस पर क्या करो, पुनर्विचार करो। ठीक है, तो क्या ऑप्शन रहेंगे राष्ट्रपति के पास में? या तो राष्ट्रपति इस साधारण विधेयक पर अनुमति दे देगा या अनुमति नहीं देगा, यानी या तो हस्ताक्षर कर देगा या हस्ताक्षर नहीं करेगा। और तीसरा ऑप्शन इसके पास में क्या है? ये अपनी कुछ सिफारिशें देगा कि इस बिल में ये चीजें, ये सिफारिश और इसमें लागू करो। उन सिफारिशों के साथ में क्या कर देगा? पुनर्विचार के लिए भेज देगा। अब पुनर्विचार के लिए कितने दिन में भेजेगा? ये क्या लिखा हुआ है सिर्फ यहां पे संविधान में? यथाशीघ्र। क्या कर देगा? यथाशीघ्र, यानी जल्दी से जल्दी वापस किसको भेज देगा? वो सदन को भेज देगा कि इस पर दोबारा से क्या करो, पुनर्विचार करो। ठीक है, तो पुनर्विचार, अब हस्ताक्षर कर दिया तो क्या बन गया? वो बिल बन गया। ठीक है, हस्ताक्षर कर दिया तो वो बिल क्या बन गया? एक्ट बन गया। बिल क्या बन गया? एक्ट बन गया। लेकिन मान लो क्या करता है राष्ट्रपति, उसे क्या करता है? पुनर्विचार के लिए लौटा देता है। क्या कर देता है? पुनर्विचार के लिए लौटा देता है। अब उस पर क्या किया जाएगा? सदन के द्वारा, सदन का तात्पर्य है संसद के द्वारा क्या किया जाएगा? पुनर्विचार किया जाएगा। और पुनर्विचार के बाद में वापस से क्या कर दिया जाएगा? राष्ट्रपति के पास में भेज दिया जाएगा। अब सदन को यह अधिकार है कि राष्ट्रपति द्वारा दी गई सिफारिशों को शामिल करके, मान करके या बिना माने, किसी भी फॉर्म में, चाहे राष्ट्रपति की सिफारिश माने या ना माने, दोनों स्थितियों में ही पुनर्विचार करके क्या कर दिया जाएगा? वापस से राष्ट्रपति के पास में भेज दिया जाएगा। अब जब पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति के पास में यह साधारण विधेयक आएगा तो इस स्थिति में अब राष्ट्रपति इस पर अनुमति देने से रोक नहीं सकता। इस पर राष्ट्रपति को हमारे संविधान के अनुसार हस्ताक्षर करने ही होंगे और हस्ताक्षर करते ही ये क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है राष्ट्रपति केवल पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, पुनर्विचार के बाद वापस आता है तो उसे क्या करना पड़ेगा? हस्ताक्षर करना ही होता है। तो ये था साधारण विधेयकों के बारे में। वापस से एक बार पूरी प्रक्रिया को समझ लेते हैं, पूरी प्रक्रिया को देख लेते हैं। सबसे पहले साधारण जो विधेयक है वो सदन के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, राज्यसभा में भी या लोकसभा में भी। जिस सदन में प्रारंभ किया जाता है वहां वोटिंग होती है, वोटिंग के माध्यम से वो बहुमत से पारित होता है। पारित होने के बाद कहां जाता है? अब बहुमत का तात्पर्य आपको क्या लगाना है? मैंने आपको बताया था साधारण विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक का में बहुमत का तात्पर्य है उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 50% या उससे अधिक। ठीक है, दूसरे सदन में जाएगा। दूसरे सदन में क्या कर दिया जाएगा? उसको जब पारित कर दिया जाएगा तो किसके पास में जाएगा? राष्ट्रपति के पास में जाएगा। अब राष्ट्रपति के पास में क्या क्या चीजें उपलब्ध हैं? ठीक है, इसको एक अलग स्लाइड में यदि हम समझने की कोशिश करें तो देखिए क्या होगा। साधारण विधेयक के मामले में या तो वो राज्यसभा में या लोकसभा में क्या होगा? पुरस्थापित किया जाएगा। राज्यसभा और लोकसभा में पुरस्थापित करने के पश्चात दोनों सदनों द्वारा क्या किया जाएगा? ये अलग अलग पारित कर दिया जाएगा। पारित होने के बाद भी किसके पास में जाएगा? राष्ट्रपति के पास में जाएगा। किसके पास में जाएगा? राष्ट्रपति के पास में जाएगा। अब राष्ट्रपति या तो इस पे क्या दे दे? अनुमति दे देगा या अनुमति नहीं, या फिर अनुमति नहीं देगा। और तीसरी स्थिति क्या है? अनुमति देने और ना देने के अलावा तीसरी जो स्थिति है वो क्या हो सकती है? राष्ट्रपति इसको क्या कर देगा? पुनर्विचार के लिए भेज देगा। यदि अनुमति दे देगा तो ये एक्ट बन जाएगा और अनुमति नहीं देगा तो ये राष्ट्रपति के समक्ष ही क्या रहेगा? पेंडिंग रहेगा। यदि इसको क्या कर दिया जाता है? पुनर्विचार के लिए भेज दिया जाता है तो पुनर्विचार के लिए इसे यथाशीघ्र भेजा जाएगा राष्ट्रपति द्वारा पुनः सदन को। अब सदन इस पर क्या करेगा? पुनर्विचार करेगा और पुनर्विचार करके वापस किसको भेजेगा? वापस से किसको भेजेगा? राष्ट्रपति के पास में भेजेगा। अब राष्ट्रपति को क्या देनी होगी? अनुमति देनी ही होगी। अनुमति देनी ही होगी। ये था साधारण विधेयक और उसको पारित करने की प्रक्रिया। कहां पर? संसद में। अब हम बात करते हैं राज्य विधानमंडल के संदर्भ में। अब देखिए राज्य विधानमंडल के संदर्भ में क्या होता है? साधारण विधेयक को विधान परिषद, अब कई राज्यों के विधानमंडल में विधानसभा के साथ विधान परिषद भी होती है, तो जहां विधान परिषद है उसकी भी हम बात करते हुए चलेंगे। तो किसी भी सदन में प्रारंभ करा जा सकता है, यानी विधान परिषद में भी और विधानसभा में भी। जिस सदन में प्रारंभ किया वहां वोटिंग होगी, वहां से पारित किया जाएगा, दूसरे सदन को जाएगा और दूसरे सदन द्वारा भी जब उसको पारित कर दिया जाएगा तो वो अब कहां जाएगा? राज्यपाल के पास में वो बिल जाएगा। कहां जाएगा? राज्यपाल के पास में वो बिल जाएगा। किसके पास में जाएगा? राज्यपाल के पास जाएगा। अब राज्यपाल चाहे तो उस पर क्या दे सकता है? अनुमति देगा या फिर अनुमति को
रोक लेगा या फिर यथाशीघ्र पुनर्विचार हेतु वापस से विधानमंडल को लौटा देगा। और चौथा ऑप्शन जहां जो राज्यपाल को अतिरिक्त प्राप्त है वो है या फिर इसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर देगा, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर देगा। ठीक है, यदि पुनर्विचार हेतु लौटाया गया है, राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार हेतु लौटाया गया है, तो सदन द्वारा पुनर्विचार किया जाएगा और पुनर्विचार करने के बाद में चाहे राज्यपाल की सिफारिश मानी जाए या न मानी जाए, वापस पारित होकर किसके पास आएगा, राज्यपाल के पास आएगा। और अब राज्यपाल को अनुमति देनी ही होगी, वो उसे रोक नहीं सकता। केवल एक स्थिति में पुनर्विचार के बाद भी राज्यपाल विधानमंडल के बिल को रोक सकता है और वो स्थिति है जब जब राज्यपाल को लगे कि न्यायालय की जो शक्ति है, हाईकोर्ट की जो शक्ति है वो खतरे में है, हाईकोर्ट की जो स्थिति है वो खतरे में है, तब पुनर्विचार के बाद आने के पश्चात भी वो उस पर हस्ताक्षर करने की जगह उसे राष्ट्रपति के लिए क्या कर सकता है, आरक्षित कर सकता है। क्या कर सकता है, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। और जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित हो जाता है तो वो राष्ट्रपति के पास में जाता है। राष्ट्रपति के पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं, राष्ट्रपति चाहे तो उस विधेयक पर क्या दे सकता है, अनुमति दे सकता है, या उस विधेयक पर अनुमति को रोक सकता है, या वापस से इसे पुनर्विचार के लिए क्या कर सकता है, लौटा सकता है। यदि पुनर्विचार के लिए लौटाया गया है, यदि पुनर्विचार के लिए लौटाया गया है तो अब विधानमंडल को इस पर 6 महीने के अंदर अंदर क्या करना करेगा, पुनर्विचार करना पड़ेगा और वापस से फिर राष्ट्रपति को भेजना पड़ेगा। वापस से क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत इसको किया जाना होगा। तो इस प्रकार से यदि कोई बिल राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया जाता है तो उस बिल के पारित होने की जो अवधि है उसको राज्यपाल बढ़ा सकता है और हो सकता है कि वो पारित न भी हो। तो इस प्रकार को राज्यपाल को एक अतिरिक्त अधिकार यहां प्राप्त होता है, वो है बिल को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना। इस पूरी प्रक्रिया को एक बार पुनः हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जब क्या होता है, विधानमंडल द्वारा, विधानमंडल का तात्पर्य है विधान परिषद और विधानसभा। विधान और परिषद और विधानसभा द्वारा क्या किया जाता है, कोई बिल क्या किया जाता है, पारित किया जाता है। ठीक है, बहुमत से पारित कर दिया मान लो। अब बहुमत से पारित करने के पश्चात ये बिल किसके पास में जाता है, राज्यपाल के पास जाता है। किसके पास जाता है, राज्यपाल के पास में जाता है। अब राज्यपाल के पास में क्या क्या ऑप्शन उपलब्ध होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन राज्यपाल के पास में जो उपलब्ध होता है वो इस पर क्या दे दे, अनुमति दे दे, यानी हस्ताक्षर कर दे। तो अनुमति दे देगा तो बात ही खत्म हो जाएगी, यहीं पे ये बिल जो है वो क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा। पहली स्थिति तो ये हो गई। दूसरी जो स्थिति है वो स्थिति क्या होगी कि राज्यपाल क्या कहे, अनुमति नहीं दे, अनुमति नहीं दे, अनुमति नहीं दे, तो ये राज्यपाल के पास में क्या रहेगा, पेंडिंग रहेगा, राज्यपाल के पास में सुरक्षित रहेगा, पेंडिंग रहेगा। तीसरी स्थिति क्या होती है, ये इसे पुनर्विचार के लिए भेजे, किसके पास में, विधानमंडल के पास में पुनर्विचार के लिए भेजे, किसके पास, विधानमंडल के पास। और चौथी स्थिति क्या है, ये इसे किसके लिए आरक्षित कर दे, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दे, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दे, राष्ट्रपति के लिए क्या कर दिया जाए, आरक्षित कर दिया जाए। अब विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए जब राज्यपाल द्वारा विधेयक भेजा जाता है तो विधानमंडल क्या करता है, इस पर पुनर्विचार करता है। ठीक है, पुनर्विचार करता है, यथाशीघ्र इस पर क्या करता है, पुनर्विचार करता है और पुनर्विचार करके वापस से किसके पास में भेज देता है, राज्यपाल के पास में भेज देता है। अब राज्यपाल के पास में पुनः कितने ऑप्शन रहते हैं, 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो अनुमति दे, ठीक है, या तो अनुमति दे दे, या फिर क्या कर दे, इसको, इस बिल को किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दे, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दे, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करे। तो लेकिन ये पुनर्विचार के पश्चात राष्ट्रपति के लिए आरक्षित केवल एक ही स्थिति में कर सकता है, जब हाईकोर्ट की शक्ति को क्या हो, संकट लगे। हाईकोर्ट की शक्ति को यदि संकट लगे, राज्यपाल को ऐसा लगे कि
हाईकोर्ट की शक्ति को संकट है, तब ही ये क्या कर सकता है, पुनर्विचार के पश्चात भी राष्ट्रपति के लिए बिल को आरक्षित कर सकता है, अन्यथा नहीं। अब राष्ट्रपति के लिए जो बिल आरक्षित हो जाता है, राष्ट्रपति के लिए जो बिल आरक्षित हो जाता है, उस मामले में क्या होता है, राष्ट्रपति क्या कर सकता है। अब राष्ट्रपति के लिए आरक्षित बिल के मामले में राष्ट्रपति को क्या क्या अधिकार होते हैं। यदि कोई विधानमंडल का बिल राज्यपाल द्वारा क्या कर दिया जाता है, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दिया जाता है, तो अब राष्ट्रपति क्या कर सकता है, इस पे अनुमति दे भी सकता है, अनुमति दे सकता है, अनुमति रोक सकता है, या फिर वापस से क्या कर सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। और जब पुनर्विचार के लिए भेजा जाएगा तो विधानमंडल वापस से उस पर पुनर्विचार करेगा और 6 माह के अंदर अंदर वापस से राष्ट्रपति को भेजेगा। अब आगे उसके बाद राष्ट्रपति का क्या अधिकार है, इसके मामले में संविधान मौन है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति के पास में आए तो आगे भी वो वापस से पुनर्विचार के लिए उसको भेज सकता है। तो इस तरह असीमित समय के लिए यदि राज्यपाल चाहे तो राज्य विधानमंडल के किसी बिल को रोक सकता है। किस प्रकार से, राज्यपाल के लिए आरक्षित करके, क्योंकि पुनर्विचार के लिए जब राष्ट्रपति के पास में वापस से क्या पुनर्विचार करके जब विधानमंडल भेजेगा बिल को, तो उसके आगे राष्ट्रपति क्या करेगा, इसके बारे में हमारे संविधान में कुछ नहीं कहा गया है, यहां संविधान मौन है। तो एक संभावना ये क्या करता है, प्रकट की जा सकती है कि इसके पश्चात अब क्या किया जा सकता है, बिल को राष्ट्रपति वापस चाहे तो क्या कर सकता है, पुनर्विचार के लिए, पुनर्विचार होके आने के पश्चात भी वापस से पुनर्विचार के लिए क्या कर सकता है, भेज सकता है। तो ये थी विधानमंडल और विधान परिषद या राज्य के विधानमंडल द्वारा साधारण विधेयकों के संबंध में कुछ शक्तियां। अब हम बात करेंगे दूसरे प्रकार के विधेयकों के बारे में, और दूसरे प्रकार के विधेयक जो हैं वो कहलाते हैं धन विधेयक। साधारण विधेयक को जो पारित करने की प्रक्रिया है उससे कुछ अलग प्रकार की प्रक्रिया धन विधेयकों को पारित करने की होती है, चाहे वो संसद हो चाहे विधानमंडल हो। अब धन विधेयकों को जो किस प्रकार से तो प्रारंभ किया जाता है और किस प्रकार से उनको पारित किया जाता है उसके बारे में संसद के संदर्भ में तो आर्टिकल 109 में बताया गया है। तो यानी धन विधेयकों को प्रस्तुत करने की और उन्हें पारित होने की प्रक्रिया संसद में तो आर्टिकल 109 के तहत बताई गई है, जबकि विधानमंडल के संदर्भ में धन विधेयकों को पारित करने की जो प्रक्रिया है उसका वर्णन आर्टिकल 198 में दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, पारित होने की प्रक्रिया संसद और विधानमंडल के लिए आर्टिकल 109 और आर्टिकल 198 में दी गई है। जबकि धन विधेयक होते क्या हैं, धन विधेयक की परिभाषा क्या होती है, कौन से विधेयकों को धन विधेयक कहा जाए, इसके बारे में संसद के संदर्भ में तो आर्टिकल 110 में और विधानमंडल के संदर्भ में आर्टिकल 199 में बताया गया। तो आपको यहां कंफ्यूज नहीं होना है, पारित होने की प्रक्रिया तो आर्टिकल 109 में और धन विधेयक की परिभाषा आर्टिकल 110 में, और राज्य विधानमंडल के मामले में पारित होने की प्रक्रिया धन विधेयक की आर्टिकल 198 में और धन विधेयक की परिभाषा जो दी गई है वो आर्टिकल 199 में दी गई है। अब हम बात करते हैं धन विधेयक को किस प्रकार से पुरस्थापित और पारित किया जाता है। पहले हम बात करेंगे संसद के मामले में। तो संसद के मामले में यदि हम बात करें तो सबसे पहली चीज तो धन विधेयक को राज्यसभा में प्रारंभ नहीं किया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ, स्पष्ट रूप से क्या है यहाँ पे कि धन विधेयक केवल कहां प्रस्तुत किया जाएगा, लोकसभा में ही क्या किया जाएगा, इसको प्रारंभ किया जाएगा। सबसे पहली चीज तो कहां प्रारंभ किया जाएगा, कहां पुरस्थापित किया जा सकता है, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पुरस्थापित किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। अब लोकसभा द्वारा इसको पारित करके किसके पास में भेजा जाएगा, राज्यसभा के पास भेजा जाएगा, राज्यसभा के पास में भेजा जाएगा। अब राज्यसभा को इसे 14 दिन के अंदर अंदर 14 दिन के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, राज्यसभा को 14 दिन के अंदर अंदर इस अपनी सिफारिशें किस पे देनी होगी, इस धन विधेयक पर देनी होगी, और सिफारिश क्या करनी पड़ेगी, लोकसभा के पास में भेजनी होगी। किसके पास में भेजनी होगी, लोकसभा के पास में भेजनी होगी। और राज्यसभा द्वारा दी गई सिफारिशों को अब क्या कर सकती है, लोकसभा चाहे तो स्वीकार कर सकती है, चाहे तो अस्वीकार कर सकती है। चाहे लोकसभा द्वारा स्वीकार की गई हो, चाहे स्वीकार ना की गई हो, दोनों ही स्थितियों में अब इसे क्या माना जाएगा, दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। यानी
धन विधेयक पर वोटिंग करने की पावर राज्यसभा को नहीं होती। केवल राज्यसभा अपनी सिफारिशें देती है और वो सिफारिशें भी लोकसभा चाहे तो माने चाहे तो नहीं माने, और 14 दिन के अंदर अंदर इन सिफारिशों को राज्यसभा को देना होता है। यदि ऐसा कोई मामला होता है कि 14 दिन तक राज्यसभा ना तो कोई सिफारिश दे और ना इस विधेयक को लोकसभा को लौटाए, तो उस स्थिति में क्या होगा, इसे राज्यसभा द्वारा क्या समझा जाएगा, पारित समझा जाएगा। यदि 14 दिवस के अंदर अंदर ना लौटा जाए तो भी इसे दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाएगा। और अब ये किसके पास में जाएगा, राष्ट्रपति के पास में जाएगा। और यहां राष्ट्रपति के पास में दो ऑप्शन होंगे कि या तो राष्ट्रपति धन विधेयक को अनुमति दे दे या अनुमति रोक ले, पुनर्विचार के लिए इसे नहीं भेज सकता। तो ये था धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाना। इसकी विस्तार से पुनः समझने का इसको प्रयास करते हैं। देखिए, धन विधेयक सबसे पहली चीज तो पुरस्थापित तो कहां होगा, लोकसभा में। अब लोकसभा में ये पुरस्थापित हो गया। लोकसभा में पुरस्थापित होने के लिए क्या लोकसभा ने इसे क्या किया, पारित किया। पारित करने के पश्चात ये कहां जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। किसके पास में जाएगा, राज्यसभा के पास में जाएगा। अब राज्यसभा क्या करेगी, 14 दिन के अंदर 14 दिवस में अपनी सिफारिश देगी। अब और सिफारिशों सहित वापस इसे किसके पास में लौटाएगी, लोकसभा के पास लौटा देगी। दूसरी स्थिति क्या है, 14 दिवस में कोई सिफारिश ना दे, 14 दिवस में न सिफारिश दे, 14 दिवस तक राज्यसभा इसे लौटाए नहीं। किसको लौटाए नहीं, किसको, लोकसभा को। इसे लोकसभा को न लौटाए, तो उस स्थिति में भी क्या समझा जाएगा, इसे पारित समझा जाएगा। तो यह आ गया लोकसभा के बाद में। अब क्या समझा जाएगा, इसे पारित समझा जाएगा, दोनों सदनों के द्वारा पारित समझा जाएगा। पारित होने के बाद ये किसके पास में जाएगा, राष्ट्रपति के पास में जाएगा। अब राष्ट्रपति के पास में क्या ऑप्शन होंगे, दो ही ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन कौन सा होगा कि या तो वो अनुमति दे या अनुमति रोक ले, यानी हस्ताक्षर करे या ना करे, अनुमति दे या अनुमति रोक ले, हस्ताक्षर करे या नहीं करे। पुनर्विचार के लिए धन विधेयक को राष्ट्रपति नहीं भेज सकता। तो ये थी किसकी प्रक्रिया, लोकसभा में धन विधेयक को पुरस्थापित किया जाना और उसका पारित किया जाना। अब हम बात करते हैं विधानमंडल के बारे में। राज्य के विधानमंडलों के संदर्भ में यदि हम देखें तो कई राज्यों में विधान परिषद होती है। तो विधान परिषद में सबसे पहली चीज तो विधान परिषद में धन विधेयक को क्या नहीं किया जाएगा, पुरस्थापित नहीं किया जाएगा। धन विधेयक को स्टार्ट नहीं किया जा सकता विधान परिषद में। तो इसका तात्पर्य क्या होगा, विधानसभा में इसको क्या किया जाएगा, स्टार्ट किया जाएगा, विधानसभा में पुरस्थापित किया जाएगा। विधानसभा से ये पारित होकर कहां जाएगा, विधान परिषद में जाएगा। और राज्यसभा की तरह ही विधान परिषद को 14 दिन में अपनी सिफारिशें देनी होंगी और 14 दिन में सिफारिशें देकर वापस ये किसके पास में जाएगा, विधानसभा के पास में आएगा। अब विधानसभा चाहे तो ये सिफारिशें क्या करे, स्वीकार करे, चाहे अस्वीकार करे। यानी विधान परिषद द्वारा दी गई सिफारिशों को विधानसभा चाहे तो स्वीकार करे, चाहे तो अस्वीकार करे। दोनों ही स्थितियों में इसे क्या समझा जाएगा, विधानसभा और विधान परिषद के द्वारा पारित समझा जाएगा। और यदि 14 दिन के अंतर्गत विधान परिषद इसे नहीं लौटाती है विधानसभा को, तो भी इसे क्या समझा जाएगा, पारित ही समझा जाता है। पारित होने के पश्चात ये किसके पास में जाता है, राज्यपाल के पास में जाता है। और राज्यपाल क्या करता है, या तो इस पर अनुमति दे सकता है या अनुमति को रोक सकता है या इसे राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देता है। अब जब राष्ट्रपति के पास आरक्षित कर देगा तो ये किसके पास में जाएगा, राष्ट्रपति के पास में जाएगा। और राष्ट्रपति के पास जाने की स्थिति में क्या होगा कि राष्ट्रपति के पास में भी दो ही ऑप्शन अवेलेबल होंगे, या तो इस पर अनुमति दे देगा या इस पर अनुमति रोक लेगा। राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए, साधारण विधेयक की तरह पुनर्विचार के लिए इसे वापस विधानमंडल के पास नहीं भेज सकता। इस प्रक्रिया को भी डिटेल से हम समझे। देखिए क्या क्या स्थितियां बन सकती हैं। राज्य विधानमंडल यानी विधानसभा में क्या होगा, विधानसभा में धन विधेयक को क्या किया जाएगा, पुरस्थापित किया जाएगा। अब विधानसभा से धन विधेयक पारित किया जाएगा, क्या किया जाएगा, पारित करने के बाद में ये किसके पास में भेजा जाएगा, यदि राज्य में
विधान परिषद है तो विधान परिषद के पास में भेजा जाएगा। किसके पास में भेजा जाएगा? विधान परिषद के पास में भेजा जाएगा। अब विधान परिषद क्या करेगी? विधान परिषद के पास में क्या क्या ऑप्शन होंगे? 14 दिन में सिफारिश दे, ठीक है, इस विषय में क्या दे? अपनी सिफारिश दे, ठीक है, या 14 दिन तक न लौटाए, 14 दिन तक विधान परिषद लौटाए ही नहीं, लौटाए ही नहीं। दोनों ही परिस्थितियों में ये क्या माना जाएगा? पारित माना जाएगा। क्या माना जाएगा? पारित माना जाएगा। यदि विधान परिषद ने कोई सिफारिश दी है तो उन सिफारिशों को चाहे तो विधानसभा माने और चाहे नहीं माने, दोनों ही परिस्थितियों में इसे क्या माना जाएगा? पारित माना जाएगा। पारित होने के पश्चात ये अब किसके पास में जाएगा? राज्यपाल के पास में हस्ताक्षर के लिए जाएगा। राज्यपाल के पास में क्या क्या ऑप्शन होंगे? पहला ऑप्शन होगा अनुमति दे दे, ठीक है, यानी हस्ताक्षर कर दे, ठीक है। अनुमति देते ही ये क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा, ठीक है। यदि अनुमति नहीं दे, दूसरा ऑप्शन है अनुमति न दे, अनुमति न दे। और तीसरा ऑप्शन है क्या? ये राष्ट्रपति हेतु आरक्षित कर दिया जाए, राष्ट्रपति हेतु आरक्षित, राष्ट्रपति हेतु आरक्षित। यहां राज्यपाल पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है धन विधेयक को वापस से, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब राष्ट्रपति हेतु यदि क्या कर दिया जाता है? आरक्षित कर दिया जाता है, तो ये किसके पास में जाएगा? राष्ट्रपति के पास में ये बिल जाता है। अब राष्ट्रपति के पास में यहां दो ऑप्शन होते हैं, पहला ऑप्शन अनुमति दे और दूसरा नहीं दे। यहां राष्ट्रपति भी साधारण विधेयक की तरह इसे वापस पुनर्विचार के लिए विधानमंडल के पास नहीं भेज सकता। तो ये थी धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रकार की प्रक्रिया, उनके पारित किए जाने की और उनके पुनर्स्थापन किए जाने की। अब हम बात करेंगे धन विधेयक की परिभाषा। अभी तो हमने धन विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया के बारे में समझा, अब हम बात करेंगे कि आखिर धन विधेयक होते क्या हैं। तो धन विधेयक की परिभाषा संसद के लिए तो किस में दी गई है? आर्टिकल 110 में दी गई है, जबकि राज्य विधानमंडल के मामले में यह परिभाषा आर्टिकल 199 में दी गई है। तो देखिए क्या परिभाषा दी गई है। कोई भी विधेयक धन विधेयक कब होगा? जब वो किन विषयों से संबंधित होगा? पहला, किसी कर को क्या करने वाला हो? आरोपित करने वाला हो। क्या हो? किसी विधेयक में ऐसी कोई बात हो, किसी विधेयक में क्या हो? ऐसी कोई बात हो जिसमें क्या करा जाए? कर लगाया जाए। क्या लगाया जाए? किसी प्रकार का कर जो है वो लगाया जाए, कर का अधिरोपण किया जाए, किसी कर की समाप्ति की जाए, किसी कर में कमी की जाए, परिवर्तित किया जाए, या किसी कर को रेगुलेट किया जाए। यानी करों से संबंधित यदि कोई भी बात होगी तो वो बिल क्या कहलाएगा? धन विधेयक कहलाएगा। इसी प्रकार भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने संबंधी या भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने के लिए गारंटी देने संबंधी कोई बात होगी तो वो भी धन विधेयक कहलाएगा। यदि भारत सरकार अपने ऊपर किसी प्रकार की वित्तीय बाध्यता स्वीकार करने वाली कोई बात है उस विधेयक में, तो वो भी क्या होगा? धन विधेयक होगा। भारत की संचित निधि, भारत की आकस्मिक निधि और भारत के लोक लेखे से किसी प्रकार से संबंधित है यदि कोई विधेयक, तो वो भी क्या होगा? धन विधेयक होगा। इसी प्रकार भारत की संचित निधि पर जो भारित व्यय हैं, उन व्यय को, उन खर्चों को बढ़ाने संबंधी कोई बात यदि विधेयक में होगी तो उसे भी क्या करा जाएगा? धन विधेयक के रूप में माना जाएगा। यदि किसी जुर्माने या फीस से संबंधित बात किसी विधेयक में है तो उसको धन विधेयक नहीं माना जाएगा। यह विशेष रूप से ध्यान रखना है। जुर्माने या फीस से संबंधित जो चीज होगी वो हालांकि धन से संबंधित है, लेकिन उसे धन विधेयक नहीं माना जाता है। अब कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका जो अंतिम निर्णय लेता है वो कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लिया जाता है, और यह निर्णय क्या होता है? अंतिम होता है। इस पर किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। यदि लोकसभा अध्यक्ष ये मानता है कि यह विधेयक क्या है? धन विधेयक है, तो लोकसभा अध्यक्ष उस पर अपने हस्ताक्षर करता है और उस पर प्रश्नांकित करता है, उस पर लिखता है कि यह विधेयक धन विधेयक है। और इसी प्रकार के सभी चीज लागू होती हैं राज्य विधानमंडल के मामले में भी। यदि क्या है? कर अधिरोपण टैक्सेस से संबंधित है तो वो क्या है? धन विधेयक है। राज्य सरकार द्वारा धन उधार लेने से संबंधित है तो वो क्या है? धन विधेयक है। राज्य सरकार अपने ऊपर कोई वित्तीय बाध्यता ले रही है तो वो धन विधेयक है। राज्य की संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखों से खर्चे से संबंधित कोई बात है
उनसे संबंधित कोई बात है तो वो भी धन विधेयक है राज्य के संदर्भ में। राज्य की संचित निधि पर कोई व्यय भारित किया जाता है या किसी पहले से भारित व्यय को बढ़ाया जाता है तो वो भी क्या है, धन विधेयक है। अब धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय जहां लोकसभा के मामले में लोकसभा अध्यक्ष करता है तो राज्य के मामले में विधानसभा का अध्यक्ष करता है। ये निर्णय अंतिम होता है और विधानसभा अध्यक्ष को इस पे अपने हस्ताक्षर करने होते हैं। ये थी धन विधेयक की परिभाषाएं कि आखिर धन विधेयक होता क्या है। तो धन विधेयक को हमने पारित होने की प्रक्रिया भी देखी और इनकी परिभाषाओं के संदर्भ में भी हमने बात की। तो साधारण विधेयक के बारे में हम बात कर चुके हैं और दूसरा धन विधेयक के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब अगले विधेयक के बारे में हम बात करेंगे, वो विधेयक है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक को किस प्रकार से क्या किया जाता है, पुरस्थापित किया जाता है और किस प्रकार से क्या किया जाता है, पारित किया जाता है। तो तीसरे प्रकार के विधेयक वित्त विधेयक। पहले प्रकार के विधेयक साधारण विधेयक, उनको पुरस्थापित और उनको किस प्रकार से पारित किया जाता है, उस पूरी प्रक्रिया को हम देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, तीसरे प्रकार के विधेयक वित्त विधेयकों के बारे में कि किस प्रकार से तो इन्हें पुरस्थापित किया जाता है, प्रारंभ किया जाता है और किस प्रकार से इनको क्या किया जाता है, पारित किया जाता है। सबसे पहली चीज, ये किसी भी सदन में क्या किए जा सकते हैं। सबसे पहली चीज, इनका वर्णन संसद के लिए तो किसमें दिया गया है, आर्टिकल 117 में, जबकि राज्य विधानमंडल के संदर्भ में वित्त विधेयकों का वर्णन आर्टिकल 207 में दिया गया है। दूसरी, किसी भी सदन में इनको स्टार्ट किया जा सकता है, चाहे लोकसभा में भी किया जा सकता है और राज्यसभा में भी किया जा सकता है। इसी तरह राज्य विधानमंडल के मामले में क्या किया जा सकता है, विधान परिषद में भी और विधानसभा दोनों में क्या किया जा सकता है, इनको स्टार्ट किया जा सकता है। लेकिन यदि कोई वित्त विधेयक, ध्यान से पढ़ना, यदि कोई वित्त विधेयक क्या है, वित्त विधेयक होने के साथ साथ क्या है, धन विधेयक भी है, तो इसका तात्पर्य क्या होगा कि वित्त विधेयक धन विधेयक भी हो सकता है। वित्त विधेयक क्या हो सकता है, धन विधेयक भी हो सकता है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, धन विधेयक तो वित्त विधेयक नहीं हो सकता, लेकिन वित्त विधेयक धन विधेयक हो सकता है। गौर से सुने, वापस यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं कि वित्त विधेयक तो क्या हो सकता है, धन विधेयक हो सकता है, लेकिन धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं हो सकता। ये आपको ध्यान रखना है कि धन विधेयक वित्त विधेयकों के अंतर्गत हो सकते हैं, लेकिन सभी प्रकार के धन विधेयक जो हैं वो वित्त विधेयक नहीं होंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यदि वित्त विधेयक क्या है, धन विधेयक है, तो उस पर धन विधेयक संबंधी प्रावधान लागू होंगे। धन विधेयक प्रावधान लागू होंगे, इसका तात्पर्य क्या होगा, उसको राज्यसभा में क्या नहीं किया जा सकता, प्रारंभ नहीं किया जा सकता। और उसको किसमें प्रारंभ किया जा सकता है, केवल और केवल किसमें प्रारंभ किया जाएगा, लोकसभा में प्रारंभ किया जाएगा। और दूसरा, उनकी पुरस्थापना से पूर्व ऐसे वित्त विधेयक जो क्या है, वित्त विधेयक होने के साथ साथ में धन विधेयक भी हैं, उनको स्टार्ट करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश लेना आवश्यक होगा। लेकिन ऐसे वित्त विधेयक जो क्या है, केवल कर को घटाने या हटाने, कर को बढ़ाने से संबंधित नहीं है, कर को या तो हटाने से संबंधित है या उन्हें क्या करने से संबंधित है, हटाने से संबंधित हैं, तब राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता नहीं होगी। तो वापस से समझें, वित्त विधेयकों को किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, लेकिन ऐसे वित्त विधेयक जो धन विधेयक भी हैं, उन्हें राज्यसभा में प्रारंभ नहीं किया जा सकता और उन्हें प्रारंभ करने से पहले राष्ट्रपति की क्या लेनी होती है, परमिशन या अनुमति लेनी होती है। यदि वित्त विधेयक कर को घटाने या हटाने से संबंधित है, तब राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। तो ये तीन चीजें हमने समझी। यदि वित्त विधेयक में संचित निधि से किसी प्रकार का व्यय करने का प्रावधान है, संचित निधि से किसी प्रकार का व्यय करने का प्रावधान यदि है, तब भी उस राष्ट्रपति पर राष्ट्रपति की सिफारिश उस मामले में क्या होनी होगी, लेनी होगी, पारित करने से पहले। तो प्रारंभ करने से पहले तो राष्ट्रपति की सिफारिश कब लेनी होगी, दो चीजें यहां नोट करना। प्रारंभ करने से पहले तो राष्ट्रपति की सिफारिश किस स्थिति में लेनी होगी, यदि क्या है, यदि वित्त विधेयक किस प्रकार का है, यदि वित्त विधेयक क्या है, धन विधेयक भी है और वो किससे संबंधित नहीं है, कर को घटाने या हटाने से संबंधित नहीं है, तो उसको लोकसभा में या सदन में प्रारंभ करने से पूर्व राष्ट्रपति की क्या होगी, सिफारिश लेनी होगी। और यदि धन विधेयक संचित निधि, वित्त विधेयक संचित निधि से कोई व्यय भारित कर रहा है, उस मामले में है,
तो पारित करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश ली जानी आवश्यक होगी। अब दोनों सदनों द्वारा पारित करने के पश्चात यह किसके पास में भेजा जाएगा? राष्ट्रपति के पास में भेजा जाएगा। इसी प्रकार राज्य विधानमंडल के संदर्भ में हम बात करें तो राज्य विधानमंडल में भी विधान परिषद में ऐसे फाइनेंस बिल, ऐसे वित्त विधेयक जो कि क्या है, धन विधेयक भी हैं, उन्हें विधान परिषद में प्रारंभ नहीं किया जा सकता, परंतु बाकी के जो वित्त विधेयक हैं उन्हें विधान परिषद में भी प्रारंभ किया जा सकता है और विधानसभा में भी प्रारंभ किया जा सकता है। लेकिन कुछ मामलों में क्या करनी होगी? राज्यपाल की सिफारिश लेनी आवश्यक होगी। ऐसे कौन से मामले हैं? ऐसे मामले वे हैं जब वित्त विधेयक क्या है, वित्त विधेयक होने के साथ साथ धन विधेयक की कैटेगरी में भी आता है, तो उस स्थिति में इसे विधान परिषद में प्रारंभ भी नहीं किया जाएगा, इसे विधानसभा में प्रारंभ किया जाएगा और राज्यपाल की सिफारिश लेनी भी आवश्यक होगी। लेकिन यदि कर को घटाने या हटाने से संबंधित बिल है तब राष्ट्रपति की सिफारिश लेना आवश्यक नहीं है। इसके अतिरिक्त ऐसे वित्त विधेयक जिनमें राज्य की संचित निधि पर भारित कोई व्यय है, उससे संबंधित कोई बात है, तो उसे पारित करने से पहले राज्यपाल की सिफारिश क्या होगी? लेनी जरूरी होगी। अब दोनों सदनों द्वारा जब ये पारित कर दिया जाता है तो किसके पास में पहुंचता है? राज्यपाल के पास में पहुंचता है। यहां पारित करने के पास में किसके बाद? राष्ट्रपति के पास में, और इधर राज्यपाल के पास में। अब राज्यपाल और राष्ट्रपति को किस किस प्रकार की शक्तियां वित्त विधेयक जब उनके पास में होता है तो वो प्राप्त होती हैं? संसद के द्वारा यदि वित्त विधेयक पारित करके क्या है, किसके पास में भेजा जाता है? राष्ट्रपति के पास में भेजा जाता है, तो उसको पारित करने की प्रक्रिया किस प्रकार की होगी? जो साधारण विधेयक हमने देखा था, साधारण विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया जो हम पीछे देख चुके हैं, उसी के अनुसार अब इस विधेयक को क्या किया जाएगा? पारित किया जाएगा। तो साधारण विधेयक के संदर्भ में हमने क्या देखा था कि राष्ट्रपति इसको क्या कर सकता है? अनुमति दे सकता है, या अनुमति दे सकता है, या फिर अनुमति को रोक सकता है, या फिर क्या कर सकता है? पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ठीक है, ये तो कब? जब वित्त विधेयक केवल वित्त विधेयक है, धन विधेयक नहीं है। लेकिन यदि ये क्या है? धन विधेयक भी है, ये क्या है? धन विधेयक भी है, और उस स्थिति में जब राष्ट्रपति के पास में भेजा जाएगा तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के पास में दो ही ऑप्शन होंगे, या तो अनुमति दे या अनुमति को रोक ले। पुनर्विचार के लिए इस स्थिति में नहीं भेजा जा सकता। राज्य विधानमंडल के धन विधेयकों, वित्त विधेयकों की यदि हम बात करें तो ऐसे वित्त विधेयक जो केवल वित्त विधेयक है, धन विधेयक नहीं है, उन वित्त विधेयकों को जब क्या भेजा जाएगा? राज्यपाल के पास में भेजा जाएगा। तो उस स्थिति में राज्यपाल के पास में क्या ऑप्शन होते हैं? पहला ऑप्शन तो क्या होता है राज्यपाल के पास में कि ये अनुमति दे दे, दूसरा ऑप्शन अनुमति नहीं दे, तीसरा ऑप्शन क्या होता है? ये पुनर्विचार के लिए भेज दे, और चौथा ऑप्शन क्या होता है? ये राष्ट्रपति के लिए क्या कर दे? आरक्षित कर दे, राष्ट्रपति को आरक्षित कर दे। और यदि ये वित्त विधेयक धन विधेयक भी है तब राज्यपाल के पास में क्या ऑप्शन रहते हैं? तीन की जगह क्या होते हैं? दो ही ऑप्शन होते हैं। पहला, या तो अनुमति दे या नहीं दे, या तीसरा, पुनर्विचार के लिए इसे नहीं भेज सकता, क्या कर सकता है? राष्ट्रपति के लिए इसे आरक्षित कर सकता है। अब राष्ट्रपति के लिए जब आरक्षित कर दिया जाएगा, उस मामले में भी यदि ये धन विधेयक है तो क्या होना पड़ेगा? राष्ट्रपति को या तो अनुमति देनी होगी या उसे अनुमति रोकनी होगी। पुनर्विचार के लिए इसे आरक्षित नहीं किया जा सकता। जबकि ये धन विधेयक नहीं है, वित्त विधेयक केवल और केवल वित्त विधेयक है ही, उस मामले में राष्ट्रपति के लिए जब ये आरक्षित किया जाता है तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? इसे अनुमति दे भी सकता है, अनुमति नहीं भी दे सकता, और क्या कर सकता है? वापिस भी भेज सकता है पुनर्विचार के लिए विधानमंडल के पास में। तो ऐसी कुछ प्रक्रियाएं धन विधेयक, वित्त विधेयक और साधारण विधेयक के पारित होने के लिए हमारे संविधान में बताई गई हैं। तीन प्रकार के विधेयकों की हमने बात की, साधारण विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक। अब हम देखने जा रहे हैं चौथे प्रकार के विधेयक जिन्हें कहा जाता है संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयकों का जो वर्णन है वो हालांकि आर्टिकल 368 संविधान के भाग 20 में दिया गया है, लेकिन चूंकि हमने यहां अन्य प्रकार के विधेयकों की बात की है
तो संविधान संशोधन विधेयकों को भी इनके साथ में तुलनात्मक रूप से देखने से हमारी जो विधेयकों के संबंध में उनको पारित करने की प्रक्रिया की जो समझ है वो अधिक बेहतर होगी, इसीलिए यहां हम साथ में इसको देखने वाले हैं। तो किसी भी सदन में सबसे पहली चीज तो संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में विधान मंडलों को किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। ये केवल कहां प्रारंभ किए जाएंगे? संसद के किसी सदन में। राज्यसभा में भी प्रारंभ किया जा सकता है, लोकसभा में भी इसे क्या किया जा सकता है? प्रारंभ किया जा सकता है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, किसी भी सदन में इसको क्या किया जा सकता है? स्टार्ट किया जा सकता है। सदनों द्वारा जब ये पारित किया जाएगा तो पारित होने के लिए, जहां हमने धन विधेयक, साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के मामले में बहुमत का अर्थ क्या था? केवल उपस्थित और मत देने वाले लोगों का 50%, जबकि यहां बहुमत का तात्पर्य है उपस्थित और मत देने वालों का तो 2/3 बहुमत, और जो सदन की कुल संख्या है, राज्यसभा की कुल संख्या का आधा और लोकसभा की कुल संख्या के आधे लोगों का भी क्या होना चाहिए? बहुमत होना चाहिए। उसके द्वारा इसको पारित किया जाता है। पारित होने के लिए साथ ही साथ कुछ ऐसे संविधान संशोधन विधेयक होते हैं जिनमें इस बहुमत के अलावा कम से कम आधे जो राज्यों के विधानमंडल हैं उनके समर्थन की भी आवश्यकता होती है। वो कैसे हैं? वो संविधान संशोधन में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे किन मामलों में राज्यों के विधानमंडलों के समर्थन आवश्यक होता है। जब ये पारित हो जाते हैं संविधान संशोधन विधेयक, किसके पास में जाते हैं? राष्ट्रपति के पास में जाते हैं। और संविधान संशोधन विधेयकों के मामले में राष्ट्रपति को केवल एक ही विकल्प होता है कि इसे संविधान संशोधन पर क्या देनी होती है? अनुमति देनी ही होती है। संविधान संशोधन विधेयकों को ना तो पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है, ना ही उन पर अनुमति देने से मना किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये थे 4 प्रकार के विधेयक, उनको पुरस्थापित करने की प्रक्रिया, उनको पारित करने की प्रक्रिया, और उन प्रक्रियाओं में किस किस प्रकार का अंतर हमें देखने को मिल रहा है। अब कुछ ऐसे विधेयक भी होते हैं जिनको या तो प्रारंभ करने से पहले या उनको पारित करने से पहले क्या चाहिए होती है? राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है। तो आइए सबसे पहले तो देखते हैं ऐसे कौन से विधेयक हैं जिनको स्टार्ट करने से पहले ही, यानी उनको सदन में लाने से पहले ही राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता पड़ती है। वो विधेयक हैं यदि नए राज्य के निर्माण, नए राज्य के क्षेत्र में या फिर किसी राज्य के नाम में किसी प्रकार का परिवर्तन करना है, उससे संबंधित कोई विधेयक है तो उसे सदन में स्टार्ट करने से पहले किसकी सिफारिश की आवश्यकता होगी? राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है। इसके अलावा समस्त प्रकार के जो धन विधेयक है उनको स्टार्ट करने से पहले, प्रारंभ करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होगी। लेकिन यदि धन विधेयक कर को हटाने या उसको कम करने से संबंधित है तब राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती। इसके अलावा ऐसे वित्त विधेयक जो धन विधेयक भी हैं और कर को घटाने और हटाने से संबंधित नहीं हैं, उनमें भी क्या जरूरत होगी? किसकी जरूरत होगी? राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता होगी। ये तो हुई प्रारंभ करने से पहले सिफारिश की आवश्यकता। इसके अतिरिक्त कुछ विधेयक ऐसे भी होते हैं जिनको स्टार्ट करने के लिए तो राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सदन द्वारा वोटिंग करके पारित करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश लेनी आवश्यक होती है। और ऐसे बिल हैं जो किससे संबंधित हों? ऐसे करों का प्रावधान करते हों, ऐसे बिल जो ऐसे टैक्सेस या ऐसे करों से संबंधित हों जिनके द्वारा राज्य का हित जुड़ा हो, यानी राज्य के हित जिसमें जुड़े हुए हों, उन हितों को प्रभावित करने वाला कोई टैक्स है, उसमें परिवर्तन संबंधित कोई बिल है, तो उसे पारित करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होगी। इसके अलावा ऐसे बिल जो संघ सरकार और राज्य सरकार के मध्य करों के वितरण को क्या करते हैं? बदलते हैं, जैसे जीएसटी के संदर्भ में हमने देखा था, तो उसको पारित करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यकता होगी। इसी प्रकार कृषि आय की परिभाषा बदलने वाला कोई विधेयक है तो उसे भी पारित करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होगी। समस्त प्रकार की डिमांड फॉर ग्रांट्स या अनुदान की मांग, क्या होती है अनुदान की मांग? आने वाले चैप्टर्स में हम देखने वाले हैं, लेकिन यहां आपको ध्यान रखना है कि अनुदान की मांगों को प्रस्तुत करने से पहले भी पारित करने से पहले भी राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है। इसके अलावा व्यापार की स्वतंत्रता को बाधित करने वाला कोई मामला यदि बिल में है तो उसके लिए भी राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त भारत की संचित निधि से व्यय करने से संबंधित यदि कोई विधेयक है तो उस पर को भी पारित करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होगी। एक नोट यहां आप नीचे देख पा रहे हैं, उसमें आप देख पा रहे हैं कि यदि ये सभी मामले क्या हों,
राज्य की विधान मंडल के संदर्भ में हो तो वहां राष्ट्रपति की जगह किसकी सिफारिश लेनी होगी? राज्यपाल की। तो ये सभी मामले यदि क्या हो, विधानमंडल में हो तो किसकी सिफारिश लेनी होती है? राज्यपाल की सिफारिश वहां राष्ट्रपति की जगह लेनी होती है, जो मामले विधानमंडल पर लागू होते हैं उनके संदर्भ में। तो ये थे कुछ विधेयक जिनकी या तो प्रारंभ करने से पहले या उन्हें पारित करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है। अब हम बात करेंगे कुछ विधेयकों के संदर्भ में राज्यसभा की विशेष शक्ति के बारे में। ठीक है, हमने देखा था कि कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें राज्यसभा को क्या है, विशेष शक्ति प्राप्त है। जब हमने बहुमत की बात करी थी तो वहां हमने देखा था, तो वो पहला ऐसी जो विशेष अधिकार राज्यसभा को प्राप्त है वो है किसी नई अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विस, अभी वर्तमान में कितनी है? IAS, IPS और IFS। इन तीनों के अतिरिक्त यदि कोई नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जाना हो तो उसका अधिकार किसको है? उससे संबंधित बिल किसके द्वारा लाया जाएगा? केवल राज्यसभा के द्वारा ही लाया जा सकता है, लोकसभा के द्वारा नहीं। इसी प्रकार राज्य सूची पर, ठीक है, केंद्र सरकार या आप कह सकते हैं संसद को यदि राज्य सूची पर कानून बनाना है तो उसके लिए विधेयक केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, आर्टिकल 249 के तहत। तो आर्टिकल 312 और आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा को इन दोनों मामलों में विधेयक लाने की अलग से शक्ति प्रदान की गई है, विशेष प्रकार की शक्ति प्रदान की गई है। इस संदर्भ में लोकसभा को शक्ति प्रदान नहीं की गई है। तो यह है राज्यसभा की विशेष शक्ति के बारे में बात। इसी प्रकार से कुछ विधेयकों के संबंध में विधान परिषद, यदि किसी राज्य में विधान परिषद है तो विधान परिषद को भी कुछ विशेष प्रकार की शक्ति कुछ मामलों में प्राप्त है। साधारण विधेयकों के मामले में यह प्राप्त है, धन विधेयकों और वित्त विधेयकों के मामले में इस प्रकार की शक्ति विधान परिषद को प्राप्त नहीं होती है। तो किस प्रकार की शक्ति? देखिए जब भी विधान सभा द्वारा क्या किया जाता है, विधानसभा द्वारा क्या किया जाता है, किसी भी विधेयक को क्या किया जाता है? पारित किया जाता है। विधानसभा द्वारा क्या कर दिया गया? पारित कर दिया गया। ठीक है, विधानसभा द्वारा पारित करके वो किसके पास में पहुंचता है? विधान परिषद। किसके पास पहुंचता है? विधान परिषद के पास। अब विधान परिषद के पास में क्या क्या विकल्प उपलब्ध होती हैं? पहली चीज तो ये उसको क्या कर दे? अस्वीकार कर दे। क्या कर दे? विधानसभा से पारित होके किसके पास में पहुंचा? ये विधान परिषद के पास में पहुंचा। अब विधान परिषद एक तो क्या कर सकती है? इसको अस्वीकार कर दे। क्या कर दे? अस्वीकृत कर दे। पहला ऑप्शन इसके पास में ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है? 3 महीने तक कोई कार्यवाही नहीं। तो दूसरा ऑप्शन क्या? 3 माह नो कार्यवाही, कोई कार्यवाही ही ना करे, किसी प्रकार की कार्यवाही ना करे। तीसरा ऑप्शन इसके पास में क्या होता है? संशोधन सहित पारित कर दे। संशोधन सहित पारित, अपने संशोधन कुछ दे और उन संशोधनों सहित क्या करे? पारित करे। किसको? जो बिल विधान सभा द्वारा विधान परिषद को भेजा गया है उसको। ठीक है, ये 3 ऑप्शन, ये 3 विकल्प उसके पास क्या होते हैं? अवेलेबल होते हैं। अब यदि विधानसभा क्या करे? विधान परिषद द्वारा सुझाए गए संशोधनों, ठीक है, को माने या न माने, माने या न माने, ठीक है, या तो अस्वीकृत कर दिया गया है, दूसरा क्या किया गया है? 3 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, और तीसरा ऑप्शन विधान परिषद के पास में क्या था? संशोधन इसने उस बिल में किए हैं। ठीक है, अब संशोधन जो किए हैं उनको करके ये वापस किसके पास में भेजती है? विधानसभा के पास में भेजती है। विधान परिषद किसके पास में भेजेगी? वापस से विधानसभा के पास में भेजेगी। अब विधानसभा चाहे, अब विधानसभा के पास क्या क्या विकल्प होता है? विधानसभा चाहे तो इन संशोधनों को क्या कर सकती है? स्वीकृत कर सकती है। ठीक है, या तो क्या कर सकती है? संशोधनों को क्या कर सकती है? स्वीकृत कर सकती है या स्वीकृत नहीं कर सकती। ठीक है, या तो स्वीकृत करे या अस्वीकृत करे, स्वीकृत करे या अस्वीकृत करे, और पुनः किसके पास में भेजे? विधान परिषद के पास में भेजे। किसके पास में भेजे? विधान परिषद के पास में भेजे। तो अब विधान परिषद के पास में क्या क्या ऑप्शन है? सबसे पहला ये क्या कर सकती है? विधेयक को क्या कर दे? अस्वीकृत कर दे। क्या कर दे? विधेयक को अस्वीकृत कर दे। दूसरा, 1 महीने तक क्या करे? विधान परिषद इसे रोके रखे, या तो अस्वीकृत कर दे या 1 महीने तक रोके रखे, या संशोधन वापस से इसमें क्या करे? संशोधन करके इसको पारित करे। तीनों ही मामले में चाहे ये अस्वीकृत करे विधान परिषद, चाहे क्या करे 1 माह तक इसको रोके रखे, कुछ फैसला इस पर ना ले, या फिर क्या करे कुछ और संशोधन करे, तो तीनों ही मामलों में इस बिल को पारित समझा जाएगा। और कैसे पारित समझा जाएगा? विधानसभा ने
जिस रूप में इसे भेजा था, चाहे स्वीकृत करके भेजा हो संशोधनों को विधान परिषद के, चाहे विधान परिषद के संशोधनों को अस्वीकृत करके भेजा हो, दोनों ही मामलों में विधानसभा ने जिस स्थिति में इसे भेजा था उस स्थिति में ही इसे पारित समझा जाएगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है, विधान परिषद क्या कर सकती है, या तो 3 महीने तक एक बार रोक सकती है, इसको 3 महीने तक रोके रखे, 3 महीने तक रोके रखे, या इसको अस्वीकृत कर दे, या इस पर अपने संशोधन दे। तीनों ही मामले में ये वापस किसके पास में जाता है, विधानसभा के पास में जाता है। ठीक है, अब विधानसभा इन तीनों ही स्थितियों को देखते हुए यदि संशोधन दिए गए हैं तो उनको स्वीकृत करे या न करे, दोनों ही स्थितियों में ये किसके पास जाएगा, विधान परिषद के पास में जाएगा। अब विधान परिषद वापस से इसमें संशोधन करे, या 1 महीने तक कोई कार्रवाई ना करे, या फिर क्या करे इसको पारित कर दे। तीनों ही स्थितियों में ये क्या समझा जाएगा, पारित समझा जाएगा। तो कुल मिला के बात यह है कि विधान परिषद क्या कर सकती है, किसी साधारण विधेयक में डिले कर सकती है। कितने महीने तक, 3 महीने तक तो एक बार, और 1 महीने तक एक बार, 4 महीने तक ये डिले कर सकती है। इसको रोक नहीं सकती है, क्योंकि ये विधानसभा द्वारा जिस रूप में पारित हैं उसी रूप में पारित समझे जाएंगे 4 माह की अवधि जब पार हो जाएगी उसके पश्चात। तो ये थी विधान परिषद की विशेष शक्तियों के बारे में बात। तो आज की क्लास में हमने विभिन्न प्रकार के जो विधेयक हैं वो किस प्रकार से संसद में और विधानमंडल में पुरस्थापित किए जाते हैं, किस प्रकार से पारित किए जाते हैं, किन किन विधेयकों पर राष्ट्रपति या राज्यपाल की सिफारिश की आवश्यकता होती है, उन सभी के बारे में चर्चा की। आशा है विधानसभा और विधानमंडल और राज्यसभा और लोकसभा की जो विधेयकों संबंधी जो कार्रवाई है उसके संबंध में आपकी जो समझ है वो बेहतर हुई होगी। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।